फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि ईपीएफओ जो है हर महीने कितनी पेंशन देगा 10 साल की सर्विस के बाद। तो ऐसे कैलकुलेट करो ईपीएस 95 पेंशन कितनी मिलेगी आपको। 1,000, 3,000, 5,000 और 7,500 रुपये। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच साझा करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना साथियों न भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत जानकारी आप तक उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ पेंशन यानी 10 साल की सेवा के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, जाने कैसे करें पता। तो इसके बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो कि ईपीएफओ द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना साथियों, ईपीएस भारत की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। ईपीएस के तहत कर्मचारी अपनी सेवा अवधि और वेतन के आधार पर मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं। जैसा कि साथियों, इस लेख में हम आपको बताएंगे कि ईपीएफओ आपको हर महीने कितनी पेंशन देगा और 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद आप अपनी पेंशन की राशि कैसे पता कर सकते हैं। हम ईपीएस के तहत पेंशन गणना के फार्मूले, पात्रता मानदंड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर भी चर्चा करेंगे आपके बीच। जैसा कि साथियों, कॉन्सेप्ट है कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कर्मचारी पेंशन योजना यानी साथियों ईपीएस एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जो ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह योजना 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। ईपीएस का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करना है। साथियों, हम ईपीएस की मुख्य विशेषताएं के बारे में बात करते हैं कि क्या है। तो लॉन्च वर्ष 1995 में प्रबंधन जो है ईपीएफओ द्वारा होता है। न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष है। पेंशन आरंभ आयु जो है 58 वर्ष है। उसके बाद साथियों, न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये, अधिकतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये। अंशदान जो है कर्मचारी वेतन का 8.33% है। सरकारी योगदान 1.16% है। फिर हम बात करते हैं ईपीएस के लिए पात्रता मानदंड की, क्या मानदंड होना चाहिए। तो साथियों, ईपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए एक कर्मचारी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। जैसे नंबर 1 है कम से कम 10 वर्षों की सेवा अवधि पूरी करनी होगी। दूसरा है 58 वर्ष की आयु प्राप्त करनी होगी। तीसरा ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए। चौथा है नियमित रूप से ईपीएस में योगदान देना चाहिए। जैसा कि साथियों, फिर बात करते हैं हम ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन फार्मूला की। तो ईपीएस के तहत पेंशन की गणना के लिए निम्नलिखित फार्मूला का उपयोग किया जाता है। जैसे मासिक पेंशन है पेंशन योग्य वेतन गुणे पेंशन योग्य सेवा बटे 70। जहां पेंशन योग्य वेतन की बात करते हैं साथियों, अंतिम 60 महीनों के दौरान औसत मासिक वेतन अधिकतम 15,000 रुपये। दूसरा पॉइंट है पेंशन योग्य सेवा, यानी साथियों ईपीएस में योगदान की गई कुल अवधि वर्षों में। साथियों, बात करते हैं अपनी ईपीएस गणना कैसे करें। तो अपनी ईपीएस पेंशन की गणना करने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है अपने पेंशन योग्य वेतन की गणना करें, अधिकतम 15,000 रुपये। दूसरा है अपनी पेंशन योग्य सेवा अवधि की गणना करें। तीसरा है उपरोक्त फार्मूले में मान रखें। चौथा है परिणाम को 70 से विभाजित करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये, आपकी पेंशन योग्य सेवा 30 वर्ष, तो मासिक पेंशन 15,000 गुणे 30/70 यानी 6,428.57 ये आपका मासिक पेंशन बना। साथियों, फिर हम बात करते हैं ईपीएस पेंशन के प्रकार, यानी ईपीएस के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन उपलब्ध है। जैसे नंबर 1 है सुपर एन्युएशन पेंशन यानी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर। दूसरा है शीघ्र पेंशन यानी 50 से 58 वर्ष की आयु के बीच कटौती के साथ। तीसरा है विधवा पेंशन यानी सदस्य की मृत्यु पर उसके जीवन साथी को। चौथा है बाल पेंशन यानी मृत सदस्य के बच्चों को। पांचवा है अनाथ पेंशन यानी माता पिता दोनों की मृत्यु पर बच्चों को। छठा है विकलांगता पेंशन यानी स्थायी विकलांगता की स्थिति में। फिर अगला कॉन्सेप्ट है शीघ्र पेंशन विकल्प क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, यदि आप 58 वर्ष की आयु से पहले पेंशन लेना चाहते हैं तो आप शीघ्र पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ शर्तें हैं। तो साथियों, शर्त क्या है। जैसे नंबर 1 है न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए। तीसरा है प्रतिवर्ष 4% की दर से पेंशन में कटौती होगी। फिर आगे बात करते हैं शीघ्र पेंशन गणना उदाहरण, यानी साथियों मान लीजिए आप 55 वर्ष की आयु में पेंशन लेना चाहते हैं तो मूल पेंशन 6,428.57 कटौती 3 वर्ष गुणे 4% 12%। शीघ्र पेंशन 6,428.57 माइनस 12% ऑफ 6,428.57 बराबर 5,657.14।
साथ ही हम बात करते हैं ईपीएस पेंशन बढ़ाने के तरीके क्या है। तो ये अपनी ईपीएस पेंशन को अधिकतम करने के लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है लंबी सेवावधि, जितनी लंबी सेवावधि होगी उतनी अधिक पेंशन मिलेगी। दूसरा है उच्च वेतन, यानी अधिक वेतन से अधिक योगदान और उच्च पेंशन मिलेगी। साथियों तीसरा पॉइंट है नियमित योगदान, यानी ईपीएस में नियमित योगदान सुनिश्चित करें। चौथा है हायर पेंशन स्कीम, यदि आप पात्र हो तो हायर पेंशन स्कीम का लाभ उठाएं। फिर एक कॉन्सेप्ट ईपीएस पेंशन की जांच कैसे करें, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों अपनी ईपीएस पेंशन की जांच करने के लिए आप निम्नलिखित तरीके अपना सकते हैं। जैसे नंबर 1 ईपीएफओ पोर्टल, यानी ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। दूसरा है यूएएन, यानी अपनी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का उपयोग करना होगा। तीसरा है एसएमएस, यानी 7738298899 पर ईपीएफओ HOUANENG से एसएमएस भेजें। चौथा है मिस्ड कॉल, यानी 01122901406 पर मिस कॉल दें। फिर साथियों हम 5 नंबर बात करते हैं 5वें पॉइंट की कि ईपीएफओ कार्यालय, यानी अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाएं। फिर अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि ईपीएस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो नंबर 1 न्यूनतम पेंशन, यानी साथियों ईपीएस के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये है। दूसरा अधिकतम पेंशन, यानी वर्तमान में अधिकतम मासिक पेंशन 7500 रुपये है। तीसरा पॉइंट है साथियों पेंशन शुरू होने की तिथि, यानी पेंशन 58 वर्ष की आयु से या सेवानिवृत्ति की तिथि से जो भी बाद में हो शुरू होती है। चौथा है पेंशन भुगतान, यानी पेंशन हर महीने की पहली तारीख को जमा की जाती है। पांचवा है जीवन प्रमाण पत्र, यानी साथियों पेंशन भोगियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। फिर अगले पॉइंट बात करते हैं ईपीएस पेंशन के लाभ क्या क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट पर भी हम चर्चा करते हैं। जैसे नंबर 1 है आजीवन आय, आजीवन आय यानी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित मासिक आय। दूसरा है परिवार सुरक्षा, यानी सदस्य की मृत्यु पर परिवार को पेंशन। तीसरा है विकलांगता कवर, यानी स्थायी विकलांगता की स्थिति में पेंशन। चौथा है कर लाभ, यानी ईपीएस पेंशन पर कोई आयकर नहीं है। पांचवा है सरकारी योगदान, यानी सरकार 1.16% का अतिरिक्त योगदान देती है। साथियों निष्कर्ष निकल के आता है कि कर्मचारी पेंशन योजना जो ईपीएस भारत में कामकाजी वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और कर्मचारी को उनके भविष्य के लिए बचत करने में मदद करती है। अपनी ईपीएस पेंशन की सही गणना करके और नियमित रूप से योगदान देकर आप अपने सेवानिवृत्ति जीवन के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं डिस्क्लेमर। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए और इसे कानूनी या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ईपीएफओ नियम और विनिमय समय समय पर बदल सकते हैं। सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट देखें। अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करें। व्यक्तिगत मामलों के लिए एक योग्य वित्तीय सलाहकार या ईपीएफओ अधिकारी से परामर्श लेना सुनिश्चित करें। आप सभी से उम्मीद करते हैं चैनल पर लास्ट तक बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथी सुने होंगे। और आप सभी से एक अनुरोध है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथी के बीच सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध हो सके। चलिए हम अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई लव यू।